हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज वेयर हाउस। दिस इज चारू अग्रवाल, बाय प्रोफेशन चार्टेड अकाउंटेंट। आपके सामने अकाउंट से कंसेप्ट को क्लियर वे में समझने के लिए वीडियोस लेकर आई हूँ। तो बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने समझ लिया डेप्रिसिएशन के कॉन्सेप्ट के बारे में। अब आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर अराइज हो रहा होगा कि जो डेप्रिसिएशन है उसको बुक्स में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। तो हाँ, आज की क्लास में हम वही डिस्कस करेंगे कि डेप्रिसिएशन को हम कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, कैसे उसकी जर्नल एंट्रीज पास होती है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्लस अगर अभी तक आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे आपको अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और आप अपनी अकाउंट्स की नॉलेज को इनहेंस करते रहेंगे। पढ़ लिया क्या होता है, कौन कौन से अफेक्ट करते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है बनाने का और किस किस वजह से डेप्रिसिएशन होता है। अब देखो, डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करने के मेथड्स दे रखे हैं। डेप्रिसिएशन को भी दो टाइप से रिकॉर्ड करते हैं। देखो, सबसे पहले है कि हम प्रोविजन मेंटेन करें। ठीक है, प्रोविजन जो है वो मेंटेन हो रहे हैं। दूसरा मेरा क्या है कि प्रोविजन मेंटेन नहीं हो रहे, हम प्रोविजन मेंटेन नहीं कर। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन को भी हम दो टाइप से रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक तो प्रोविजन मेंटेन करके और एक बिना प्रोविजन मेंटेन किए हुए। देखो, सपोज मैं आपको बताती हूँ कि प्रोविजन होता क्या है। प्रोविजन क्या है? एक छोटा सा बॉक्स है जिसमें हम हर साल डेप्रिसिएशन अमाउंट डालते रहते हैं। उसको मैं क्या बोलती हूँ कि इसके थ्रू मेरा प्रोविजन मेंटेन हो रहा है। जैसे कि सपोज मैं एसेट है, मेरा जो एसेट है वो है 5 लाख रुपीज का। ठीक है, मेरे दो मेथड्स है। एक तो मैं आपको बताती हूँ कि प्रोविजन मेंटेन करके, एक तो देखो रिकॉर्ड करने के दो मेथड है, एक प्रोविजन मेंटेन करके और एक दूसरा विदाउट मेंटेनिंग प्रोविजन। मेंटेनिंग प्रोविजन, ठीक है। तो मेरा जो है प्रोविजन मेंटेन करके, ये मैंने बना दिया प्रोविजन वाला और ये मैंने बना दिया नॉट प्रोविजन वाला। ठीक है, सब पहले हम शुरू करते हैं नॉट प्रोविजन वाला। ये मेरा एसेट है, ये मेरा एसेट की जो वैल्यू है वो सपोज 5 लाख रुपीज है। ठीक है, मैं डेप्रिसिएशन लगा रही हूँ 2001 में, इसका डेप्रिसिएशन सपोज 10,000 है। फिर 2 में डेप्रिसिएशन मैंने लगा दिया 490 वैल्यू बची, तो मैंने 2 में लगा दिया इसका डेप्रिसिएशन सपोज 10,000, तो मेरा बचा 4,80,000। ऐसे ही मैंने 2023 में इसका डेप्रिसिएशन लगा दिया 10,000, तो मेरा बचा 4,70,000। ऐसे ही मैंने 4 में लगा दिया डेप्रिसिएशन 10,000, तो मेरा बचा 4,60,000। ऐसे ऐसे करके मेरा डेप्रिसिएशन लग रहा है। अब ये हमारा था कि जहां पर हमने प्रोविजन मेंटेन नहीं किया है। ये मेरा एसेट्स की वैल्यू आज के टाइम में कितनी खड़ी होगी? 4,60,000 की। अब जहां पर मेरा प्रोविजन मेंटेन हो रहा है, वहां पर सपोज मेरे एसेट खड़े हैं, सेम अमाउंट के कंसिडर कर लेते हैं। मेरे एसेट खड़े हैं 5 लाख रुपीज के, तो मैं अगर एसेट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती हूँ तो मेरा 2001 में डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हो रहा है? 10,000 का। 2002 में मेरा डेप्रिसिएशन 10,000 का। ठीक है, ऐसे ही 3 में मेरा 10,000 का और 4 में मेरा 10,000 का, ऐसे ही कैरी ऑन। तो मेरा टोटल डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट हो रहा है? 40,000। ठीक है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इस हर साल जो मेरा 10-10 हजार रुपए डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो रहा है, उसको मैं एसेट में डिडक्ट ना करके मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटा सा अपना गुल्लक बना रही हूँ। मैं क्या कर रही हूँ, एक छोटा सा अपना बॉक्स बना लिया जिसमें मैं क्या कर रही हूँ, हर साल 10-10 हजार रुपए डाल रही हूँ। जिसमें मैंने क्या करा, हर साल 10-10 हजार रुपए डाल दिए और मैं कह रही हूँ कि एसेट में तेरे अंदर ना डाल के मैं अपना अलग से गुल्लक के अंदर डालूंगी, जिसको मैं क्या, उस गुल्लक का नाम मैं क्या बोल रही हूँ, मेरा प्रोविजन फॉर एसेट। इस गुल्लक का मैंने क्या नाम दिया? प्रोविजन फॉर एसेट। ठीक है, बस यही फर्क है रिकॉर्ड करने में। एक में मैं क्या करूं, जहां पर मैंने प्रोविजन मेंटेन नहीं किया वहां पर मैंने क्या किया है, प्रोविजन की जगह मैंने हर साल एसेट में ही डाल डाल के एसेट की वैल्यू डिक्रीज करके दिखा दी बैलेंस शीट में 4,60,000।
दूसरे वाले केस में मैं क्या कर रही हूँ, दूसरे लाख वाले केस में मैंने क्या किया है, 5 लाख के 5 लाख एसेट को दिखाया है, मैं अलग से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करे जा रही हूँ और इसको एसेट्स में ना डिडक्ट करके हर साल एक बॉक्स में इकट्ठा कर लिया मैंने। और जैसे कि मेरी बैलेंस शीट है, मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम जब पढ़ेंगे, तो ये मेरा एसेट आती है और ये साइड मेरी एसेट्स आती है, ये साइड मेरी लाइबिलिटी आती है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, लाइबिलिटी साइड में प्रोविजन फॉर एसेट्स को दिखा के यहाँ पर मैं 40,000 अपने लिख लूंगी और एसेट साइड में मैं एज इट इज 5 लाख के 5 लाख लिखूंगी। क्लियर? जो मेरा डेप्रिसिएशन का अमाउंट है उसको मैं अलग से शो करूंगी 40,000। और इस केस में मेरा क्या है, इस केस में मैं कैसे शो करूंगी, इस केस में मैं अपना, जैसे मेरी ये जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ही मैं अपना एसेट साइड मेरा 5 लाख की वैल्यू आई है और 5 लाख में से मैं 40,000 रिड्यूस कर दूंगी, तो मैं यहाँ पर लिखूंगी 4,60,000। ये फर्क है, चीजें सेम है, डेप्रिसिएशन सेम कैलकुलेट होगा, बस क्या है हमारे पास रिकॉर्ड वेरी कर रहा है, हम रिकॉर्ड किस मेथड से कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लियर हुआ आपको कि जो प्रोविजन है वो मेंटेन करना। प्रोविजन कुछ भी नहीं है, छोटा सा बॉक्स है, एक छोटा सा गुल्लक है जिसमें हम हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिसिएशन अमाउंट डाल रहे, कुछ ना कुछ नहीं, सॉरी, अच्छे से कैलकुलेट करके अपना डेप्रिसिएशन अमाउंट डाल रहे हैं। तो वो हम एसेट में ना डिडक्ट करके उसको अलग से बैलेंस शीट में शो करेंगे। वो बैलेंस शीट में आपको आगे जाके समझाऊंगी कि बैलेंस शीट कैसे मेंटेन होती है, कैसे ड्रॉ होती है। तो बस अभी तक आप ये समझ लो कि इस केस में जहां पर प्रोविजन मेंटेन हो रहा है वहां पर एसेट की वैल्यू 5 लाख की 5 लाख दिखेगी और अलग से 40,000 रुपए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखेगा। और जहां पर हमारा डेप्रिसिएशन प्रोविजन नहीं मेंटेन हो रहा वहां पर मेरे 460 अमाउंट दिखेगा, वहां पर हर साल मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके दिखाती रहूंगी। क्लियर? तो हमने देखो अभी तक क्या पढ़ लिया, हमने डेप्रिसिएशन पढ़ लिया। डेप्रिसिएशन हमें डेफिनेशन भी याद हो गई कि डेप्रिसिएशन क्या होता है मेरा। हमने क्या पढ़ा था, एफवीटी, एफवीटी फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट, ये हमने पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, जैसे कि मेरी कॉस्ट कितनी है, मेरा एस्टिमेटेड लाइफ क्या है और मेरी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या है, ये मैंने ये समझ लिया। इसी के बेसिस पे मेरा कैलकुलेट होगा डेप्रिसिएशन। ठीक है, देखो जैसे मैं अगर आपको सिंपल सा थोड़ा सा डेप्रिसिएशन बताऊं कि कैसे कैलकुलेट होगा, तो ये फैक्टर्स के हिसाब से हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं डेप्रिसिएशन अमाउंट। देखो मेरी कॉस्ट क्या है, सपोज मेरा 10,000 का एसेट है, ठीक है, और मैं एस्टिमेटेड लाइफ सोच रही हूँ उसकी 2 साल है, क्लियर। और एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू क्या है मेरी 2,000 रुपए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसका डेप्रिसिएशन निकालना है। देखो अगर मैं लॉजिकली सोचूं तो मेरा डेप्रिसिएशन कैसे निकलना चाहिए, 10,000 की वैल्यू है और जब इसकी यूजफुल लाइफ खत्म हो जाएगी तो मुझे इसके बदले मिलेंगे 2,000 रुपए। तो मतलब 2,000 तो मुझे तो मिल ही जाएंगे, तो मतलब मुझे जो 8,000 रुपए है उस 8,000 को मुझे 2 साल में डिवाइड करना है, जिससे मेरी जो वैल्यू है वो 2,000 रुपए ही बचेगी। जैसे कि अगर मैं डिवाइड करके 4,000 रुपए मैं पहले साल में डेप्रिसिएशन लगा दूं और 4,000 रुपए मैं दूसरे साल में डेप्रिसिएशन लगा दूं, तो मैं दोनों साल में अपना डेप्रिसिएशन लगा दूंगी और 10 लाख मैंने 4-4 हजार रुपए अपना डेप्रिसिएशन लगा के मेरा 2,000 रुपए रेजिडुअल वैल्यू बच गई। तो सिंपल सा मेथड है, अगर आपको ये तीनों चीजें दी होगी तो आपके लिए बहुत इजी है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना। हम इसके भी 2 मेथड से आगे, एक स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक डिमिनिशिंग मेथड है, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। मैंने पढ़ लिया कि कौन कौन से मेथड है डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के, फैक्टर्स पढ़ लिए। अब हम क्या पढ़ते हैं, हम डेप्रिसिएशन में थोड़ी देखते हैं कि जनरल एंट्रीज कैसे कैसे जनरल एंट्रीज बनती है हमारी डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में। क्लियर? देखो सबसे पहले तो हमारी क्या होती है, एसेट जब हम कोई परचेज करते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन चैप्टर में क्या होता है, एसेट हम परचेज करेंगे उसी पे तो डेप्रिसिएशन लगेगा। तो जब भी हम एसेट परचेज करते हैं तो बच्चों हमारी क्या एंट्री होती है, सबसे पहले तो हम अपने रूल्स के पास जाते हैं, हमने क्या क्या रूल्स पढ़े थे, हम थोड़ा रूल्स अपने रिवाइज करते हैं। हमारा रूल्स क्या कहता था, जब भी एसेट बढ़ता है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट, और जब भी एसेट अगर कम होता है तो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट। क्लियर? ये चीज होती है। अब देखो अगर आप कोई एसेट खरीदोगे, कुछ भी चीज खरीदोगे,
मशीनरी, प्लांट, कुछ भी चीज खरीदोगे, कोई एसेट खरीदोगे तो उसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा, बैंक देना पड़ेगा या फिर कैश देना पड़ेगा। तो अगर बैंक देना पड़ेगा या फिर कैश देना पड़ेगा, दोनों ही केसेस में ये दोनों मेरे क्या है, ये दोनों मेरे किस में आते हैं, ये दोनों मेरे एसेट्स में ही आते हैं। इन दोनों को मैं एसेट में ही कंसिडर करती हूँ। तो अगर मैं एसेट खरीदती हूँ तो मेरा बैंक या फिर कैश कम होता है, कि मैं किसी को पैसे दे रही हूँ तो मेरा कम होगा। तो बैंक या कैश को हम अगर रूल्स के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि अगर एसेट कम होता है तो मैं बड़ा डेबिट करती हूँ और एसेट कम होता है मैं क्रेडिट करती हूँ। तो जब भी हम एसेट परचेज करते हैं तो मैं उसकी एंट्री क्या पोस्ट करती हूँ बच्चों, क्या मेरे पास आया, एसेट आया। अगर मैं दूसरे वाले मेथड से देखूँ तो व्हाट कम्स इन और व्हाट गोज आउट, और अगर मैं ये देखूँ कि क्या बढ़ रहा है और क्या घट रहा है, तो मेरी दोनों टाइप से सेम ही एंट्री होगी, दोनों ही केस में मेरी एसेट डेबिट होगा। तो जब भी मैं एसेट परचेज करती हूँ तो मैं अपनी एंट्री क्या लिखती हूँ, एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है। सेकंड केस है, सेकंड केस जो हमने इस चैप्टर में हम सीखेंगे वो क्या है, मेरा डेप्रिसिएशन। वो क्या है हमारा डेप्रिसिएशन। देखो डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा वो मैं जाकर आपको आगे वाली क्लासेस में बताऊंगी। अभी मैं कह रही हूँ कि जब हम डेप्रिसिएशन पोस्ट करेंगे, जब हम डेप्रिसिएशन का अमाउंट डालेंगे तो उसकी एंट्री मेरी क्या होगी। देखो जब हमारा डेप्रिसिएशन लेवी होता है, डेप्रिसिएशन की वजह से मेरी क्या होती है, मेरी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। मेरी क्या हो जाती है, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास क्या मैंने आपको बताया था कि जो डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट कम होता है, एसेट फॉल होता है। डेप्रिसिएशन है क्या, फॉलिंग वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट। तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू की वजह से, डेप्रिसिएशन की वजह से एसेट की वैल्यू फॉल हो जाती है। तो हम ये तो मैं समझ आ गया कि डेप्रिसिएशन, हम जब डेप्रिसिएशन की एंट्री डालेंगे तो हम एसेट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो हमने कर दिया टू एसेट अकाउंट। एसेट कम हो रहा है, जब भी मेरा एसेट कम होता है, जब भी, तो मैं क्या करती हूँ, अपना क्रेडिट करती हूँ। अब देखो टू में क्या, डेबिट साइड में क्या लिखूंगी, डेप्रिसिएशन लिखूंगी। डेप्रिसिएशन क्या है, अगर हम नॉमिनल अकाउंट से देखें, जो हमने नॉमिनल में पढ़ा था, नॉमिनल में हमें क्या पढ़ा था, जो सारे एक्सपेंस होते हैं वो हम क्या करते हैं, डेबिट। तो डेप्रिसिएशन मेरा क्या है, डेप्रिसिएशन भी तो मेरा एक एक्सपेंस ही है, डेप्रिसिएशन में मेरा खर्चा ही है। तो नॉमिनल अकाउंट में अगर हमने देखे, उससे हम कोरिलेट करें तो एक्सपेंस जो होते हैं वो हमेशा डेबिट होते हैं। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख दूंगी। तो जब भी मैं डेप्रिसिएशन अपना लेवी करती हूँ, चार्ज करती हूँ, तो मेरी एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। एसेट क्या है, एसेट कम हो रहा है और डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है। ठीक है। अब थर्ड वाली, अब डेप्रिसिएशन को भी तो मुझे कहीं लेके जाना पड़ेगा। तो मैं डेप्रिसिएशन को, जैसे जब आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपको बताऊंगी, तो हम जो भी सारे खर्चे होते हैं वो हम किस में डालते हैं, पीएनएल अकाउंट में। जो भी सारे हमारे खर्चे होते हैं वो हम डालते हैं पीएनएल अकाउंट में। तो जो मेरा डेप्रिसिएशन है उसको मैं क्या लेकर जाती हूँ, कहाँ पर लेकर जाती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहाँ पर लेकर जाती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हम क्या एंट्री करते हैं इस केस में, डेप्रिसिएशन के लिए, डेप्रिसिएशन को हम ले जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो यहाँ से मेरा डेप्रिसिएशन अकाउंट हो जाता है जीरो। क्लियर। प्रॉफिट एंड लॉस में इसलिए ले जाते हैं क्योंकि मुझे एक्चुअल पिक्चर निकालनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अच्छे से निकालना है कि उस कंपनी को कितना लॉस हुआ और कितना प्रॉफिट हुआ। तो उसके लिए डेप्रिसिएशन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेके जाना भी बहुत जरूरी है। क्लियर। अब मेरा फोर्थ केस क्या आता है, फोर्थ केस आता है अगर मैं कोई मशीनरी, देखो मैंने मशीनरी खरीद ली, यहाँ पर क्या किया, मैंने मशीनरी खरीद ली, मैंने मशीनरी पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, वो डेप्रिसिएशन मैं ले गई अपना पीएनएल अकाउंट। अब चौथी चीज क्या आती है, जब अगर मैं मशीनरी को सोल्ड करूंगी तो मेरा क्या है, जब मैं मशीनरी को बेचती हूँ, डिस्कार्ड करती हूँ, तो मेरी एंट्री क्या होती है। देखो मशीनरी खरीदते हैं तो बैंक कम हो जाता है, मशीनरी बेचते हैं तो बैंक क्या करता है, बढ़ जाता है। पैसे आते हैं, अगर हम किसी को एसेट देंगे, किसी को मशीनरी देंगे बेचा हुआ, तो हमें कुछ ना कुछ तो वो पैसे देगा ही ना। तो उस केस में मेरी क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट, जिस भी मैंने एंट्री डाली है टू, क्या बिका है मेरी बुक से, मेरा क्या निकल रहा है, मेरा क्या हो रहा है, एसेट कम हो रहा है। एसेट कम होता है तो मैं क्या करती हूँ, डेबिट करती हूँ। तो मेरी क्या एंट्री होगी, एसेट अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री होगी। बाकी उस एसेट की वैल्यू, सपोज बुक्स में 1 लाख का एसेट मैंने खरीदा था और मैंने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करके हर साल उसकी वैल्यू कितनी खड़ी होगी, 80,000 रुपये, और मैंने सपोज उसको बेच दिया 50,000 में। तो बच्चों 80,000 की चीज अगर मैं 50,000 में बेचती हूँ तो मुझे क्या होता है, मुझे लॉस होता है 30,000 का। तो वो लॉस मैं कैसे बुक करती हूँ, जर्नल एंट्री के थ्रू। यहाँ पर जो भी मेरा लॉस या प्रॉफिट निकलता है वो मेरा किस में जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो मैं यहाँ पर क्या लिखती हूँ, अपना प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट आया मेरा, तो
यहाँ पर डेबिट कर देती हूँ। अगर इसी केस में क्या होता है, इसी केस में अगर मेरी जो 80,000 की चीज थी बची थी वो मेरी 90,000 में बिचती, तो मेरी क्या होता है, मेरा 10,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट आया है, तो मैं यहाँ पर डेबिट साइड ना लिखे मैं उसको क्या लिखती, क्रेडिट साइड। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भैया ठीक ठीक लगा ले वाला नॉमिनल अकाउंट मैंने जब आपको सिखाया था, तो मैंने उसमें कितने क्या सिखाया था कि जो भी मेरी इनकम आती है वो मैं क्या करती हूँ, क्रेडिट साइड लिखती हूँ, और जो भी मेरे एक्सपेंस होते हैं वो मैं लिखती हूँ डेबिट साइड। तो अगर मेरा प्रॉफिट में ये बिकता है एसेट, तो मैं क्या करूंगी, उसको क्रेडिट साइड लिखूंगी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। क्लियर। अगर मेरा लॉस होता है तो मैं उसको डालती हूँ डेबिट साइड, और अगर मैं प्रॉफिट होता है तो मैं उसको डालती हूँ डेबिट। देखो का कंफ्यूजन ना हो ना, तो मैं आपको दोनों ही एंट्रीज एक बार लिख के दिखा देती हूँ। इन केस ऑफ लॉस के केस में मेरी एंट्री क्या होगी बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट। और अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट के केस में मेरी एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट क्यों आया, क्योंकि ये प्रॉफिट हुआ है मुझे, और प्रॉफिट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, प्रॉफिट हमेशा हम क्रेडिट साइड डालते हैं। क्लियर। यहाँ पर मैंने डेप्रिसिएशन की सारी एंट्रीज सीख ली है। अब देखो, अब मैंने आपको जैसे बताया था कि जो प्रोविजन भी बनता है, एक बॉक्स बन जाता है, उसमें हम सारे सालों का डेप्रिसिएशन इकट्ठा करते हैं, जो मशीनरी बिक जाती है उसको मैं फिर एसेट के पास ले जाती हूँ। तो इस केस में मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, इस केस में जो मैंने डेप्रिसिएशन पोस्ट किया है ना अपना, तो डेप्रिसिएशन मैंने एसेट अकाउंट की वैल्यू कम किया है, इसमें मैं एसेट अकाउंट की वैल्यू ना कम करके मैं किसकी वैल्यू किसमें डाल देती हूँ, उसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। मैं एसेट अकाउंट की जगह इसको डाल देती हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। जैसे आपने आगे जाके आपको क्लासेस में बताऊंगी ना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो आपको और अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर बस आप इतना ही समझ लीजिए कि जब भी मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना होता है, तो मैं डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट ना करके मैं इसको डालती हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। मतलब कि एसेट की वैल्यू कम नहीं हुई। हमने इस केस में क्या किया हुआ है, हमने इस केस में किया है कि एसेट की वैल्यू तो जब हमने जितने में परचेज किया ना 1 लाख में, वही बुक्स में खड़ी रहेगी, लेकिन एक अलग से सेपरेट अकाउंट हम मेंटेन कर लेंगे जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो इसमें हम सारा डेप्रिसिएशन की वैल्यू डालते जाएंगे। तो इसलिए मैंने एसेट यहाँ पर एसेट ना लिख के मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो मेरी यहाँ पर एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, बाकी सारी एंट्री आपकी सेम रहेंगी, बस ये वाली जो एंट्री है ये आपकी चेंज होकर ये एंट्री बन जाएगी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्लियर। तो चलिए यहीं पर मैं आपकी क्लास खत्म करती हूँ। मैंने इस चैप्टर में आपको पूरा इंट्रो करा दिया है, डेप्रिसिएशन के बारे में सब कुछ बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद SLM मेथड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप मेरा चैनल लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और ज़रूर करें। बाकी अगर कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं वो आपको क्लियर आउट कर दूँ। थैंक यू।